नमस्कार। मैं रंजना कहानियों के संसार से निकाल कर लाई हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी मछुए की बेटी। यदि कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मछुए की बेटी। चौधरी और चौधराइन के लाड़ प्यार ने तिन्नी को बड़ी ही स्वच्छंद बना दिया था। वह बड़ी निडर और कौतूहल प्रिय थी। आधी रात, पिछली पहर, जब तिन्नी की इच्छा होती नदी पर जाकर नाव खोलकर जल विहार करती और स्वच्छ लहरों पर खेलती हुई चंद्र किरणों की अटखेलियाँ देखती। यही कन्या चौधरी की सब कुछ थी। किंतु फिर भी आज तक चौधरी उसका विवाह न कर सके थे, क्योंकि कन्या के योग्य कोई वर उनकी जाति में न दिख पड़ता था। इसलिए तिन्नी अभी तक कुंवारी ही थी। नदी में इस पार से उस पार लाने के लिए चौधरी ने ठेका ले रखा था। चौधरी की अनुपस्थिति में तिन्नी अपने पिता का काम बड़े योग्यता से करती थी। आज इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो तिन्नी? क्या तुम नहीं जानते क्या? यही कि राजा साहब आज उस पार जाएंगे। कौन राजा साहब? तुम्हें अभी नहीं मालूम? मैं तो आज ही आया हूँ। और अब तक कहाँ थे? अपने घर। तुम जैसे मैं दिन रात घाट पर ही बनी रहती हूँ ना, इसलिए मुझे सब कुछ जानना चाहिए और तुम्हें कुछ भी नहीं। तुम मुझे वैसे ही तंग किया करते रहते हो। जाओ, मैं अब तुमसे बात नहीं करूँगी। तिन्नी को चिढ़ाकर उसकी क्रोधित मुद्रा को देखने में युवक को विशेष आनंद आता था। इसलिए वह प्रायः इसी प्रकार के बेसिर पैर के प्रश्न करके उसे चिढ़ा दिया करता था। किंतु आज तो बात जरा टेढ़ी हो गई थी। तिन्नी ने क्रोधावेश में आकर यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब वह उससे नहीं बोलेगी। इसलिए मुंह फेर कर वह तेजी से घाट की ओर चल दी। युवक ने तिन्नी का रास्ता रोक लिया और बड़े विनीत और नम्र भाव से बोला, तिन्नी, सच बता दे मेरी तिन्नी, मैं तेरा डांट चला दूंगा, तेरा आधा काम कर दूंगा। तिन्नी के क्रोधित मुख पर हंसी नाच गई। युवक उसके साथ डांट चलाएगा, उसे एक साथी मिल जाएगा। इस बात को सोचकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वह बोली, सच कहते हो? तुम मेरे साथ डांट चलाओगे? देखो, बापू है नहीं, मैं अकेली हूँ। यदि तुम सचमुच मेरे साथ डांट चलाने को कहो तो फिर मैं बताती हूँ। सच नहीं तो क्या झूठ? मैं डांट जरूर चलाऊंगा, पर पहले तुझे बताना पड़ेगा, युवक ने कहा। इधर अपने पास ही रियासत के राजा हैं, उनको नदी से इस पार शिकार खेलने जाना है। महीना 15 दिन का काम है। खूब अच्छा रहेगा, खूब पैसे मिलेंगे। मैं तुम्हें भी दिया करूँगी, पर इतना वादा करो कि जब तक बापू लौट कर ना आवेंगे तुम मेरे साथ रोज़ डांट चलाओगे। यह कौन सी बड़ी बात है तिन्नी? यदि तुम मान जा तो मैं तेरे साथ जीवन भर डांट चलाने को तैयार हूँ। तो जैसे मैंने कभी इनकार किया हो, नेकी और पूछ तुम मेरा डांट चलाओगे तो मैं इनकार क्यों करूँगी? तिन्नी, तो तुम मुझसे ब्याह क्यों नहीं कर लेती? फिर हम दोनों जीवन भर साथ साथ डांट चलाएंगे। क्षण भर के लिए तिन्नी के चेहरे पर लज्जा की लाली दौड़ गई, किंतु तुरंत ही वह संभल कर बोली, कहने के लिए तो कह गए मनोहर, किंतु आज मैं ब्याह के लिए तैयार हो जाऊँ तो मैं खुशी के मारे पागल हो जाऊँगा। फिर उसके बाद फिर मैं तुम्हें रानी बनाकर अपने आप को दुनिया का राजा समझूंगा। अपने आप को राजा समझोगे? क्यों? जब मैं तुम्हारी रानी बनूंगी तो मैं रानी बनने के बाद डांट तो न चलाऊंगी, अभी से कह देती हूँ। तब मैं ही क्यों डांट चलाने लगा? मैं बनूंगा राजा और तुम बनोगे मेरी रानी। फिर डांट चलाएंगे हमारे तुम्हारे नौकर। अच्छा, यह बात है, कहकर तिन्नी खिलखिला कर हंस पड़ी और फिर दोनों हंसते हुए घाट की तरफ चल पड़े। एक बड़ी नाव पर राजा साहब और उनके पुत्र कृष्णदेव अपने कई मुसाहिबों के साथ बैठ गए। तिन्नी कई मछुओं और मनोहर के साथ डांट चलाने लगी। तिन्नी नाव भी खेती जाती थी, साथ ही मनोहर से हंस हंस कर बातें भी किया करती थी। वायु के झोंकों के साथ उड़ते हुए उसके काले घुंघराले बाल उसकी सुंदर मुखाकृति को और भी मोहक बना रहे थे। कृष्णदेव उसके मुख को बड़ी स्थिरता के साथ देखते रहते थे। इस ओर तिन्नी का ध्यान ही न था, किंतु राजा साहब से पुत्र की मानसिक अवस्था छिपी न रही। युवा काल में उनके जीवन में भी कई बार ऐसे मौके आ चुके थे। अब कृष्णदेव प्रायः प्रतिदिन ही जल विहार के लिए नौका पर जाते और डांट चलाने का काम बहुधा तिन्नी ही किया करती थी। कृष्णदेव के मूक प्रेम और आकर्षण ने तिन्नी को भी उनकी तरफ बहुत ही आकर्षित कर दिया था। जिस समय कृष्णदेव नौका पर जाते उस समय अन्य मछुओं के रहते हुए भी तिन्नी स्वयं ही नौका चलाती। राजा साहब से कुछ छिपा न था।
कुमार रोज जल विहार के लिए जाते हैं और तिन्नी ही नाव चलाया करती है। यह सब राजा साहब ने सुन भी लिया था। अतएव बात को इससे अधिक आगे न बढ़ने देने के अभिप्राय से राजा साहब बिना शिकार खेले ही एक दिन अपनी रियासत को लौट गए। जाने को पिता के साथ कृष्णदेव भी गए, किंतु उनका हृदय मछुए के झोपड़े में तिन्नी के पास ही छूट गया। रियासत पहुंचकर कृष्णदेव सदा उदास और न जाने किन विचारों में निमग्न रहा करते। शायद उन्हें रह रहकर मनोहर के भाग्य पर ईर्ष्या होती थी। वह सोचते, मनोहर किस प्रकार तिन्नी के पास बैठकर नाव चलाया करता था, तिन्नी कैसी घुल मिल कर हंसती हुई उससे बातें किया करती थी। एक मामूली आदमी होकर भी मनोहर कितना खुश है। काश मैं भी एक मछुआ होता और तिन्नी के पास बैठकर नाव चला सकता, किंतु किसी से कुछ न कहते। अब उन्हें आखेट से भी रुचि न थी। शतरंज के वो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, किंतु अब मोहरों की ओर भी आंख उठाकर न देखते। अध्ययन से उन्हें बड़ा प्रेम था। उनकी लाइब्रेरी में विद्वान लेखकों की अच्छी अच्छी पुस्तकें थीं, किंतु उन पर अब धूल जमा हो रही थी। यार दोस्त आते, घंटों छेड़छाड़ करते, किंतु कृष्णदेव में तिल भर का भी परिवर्तन न हुआ। उनके अंतर जगत में कितना भयंकर तूफान उठ रहा था, यह किसे मालूम था। कृष्णदेव अपनी वेदना चुपचाप पी रहे थे, किंतु उनकी आंतरिक पीड़ा को उनकी शारीरिक अवस्था बतला रही थी। उनका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा था। पिता से पुत्र की बीमारी छिपी न थी। वे सब जानते थे, किंतु वे चाहते थे कि यह बात किसी प्रकार दबी रह जाए, उन्हें बीच में न पड़ना पड़े। कृष्णदेव उनका इकलौता पुत्र था। पुत्र की चिंता उन्हें दिन रात बनी रहती थी। तिन्नी के अनिंदनीय रूप और चातुर्य से राजा साहब ने भी आकर्षण महसूस किया था, किंतु थी तो वह आखिर मछुए की ही बेटी। राजा साहब उससे कृष्णदेव का विवाह करते भी तो कैसे। एक दिन राजा साहब कृष्णदेव के कमरे में गए। उस समय वह सोए हुए थे। आंखों के पास रोते रोते गड्ढे से पड़ गए थे। चेहरा पीला पीला और शरीर सूखकर कांटा सा हो गया था। जमीन पर ही एक चटाई के ऊपर बिना तकिए के मखमली बिछौने पर सोने वाला उनका दुलारा न जाने की चिंता में सोया हुआ था। राजा साहब की आंखों में आंसू आ गए। वे कुछ न बोलकर चुपचाप कृष्णदेव के कमरे से बाहर निकल आए। दूसरे ही दिन रियासत से तिन्नी समेत चौधरी का बुलावा आया। उन्हें शीघ्र से शीघ्र उपस्थित होने की आज्ञा थी। साथ ही उन्हें लेने के लिए सवारी भी आई थी। इस घटना ने मोहल्ले भर में हलचल मचा दी। चौधरी बहुत घबराए। सोचा, अवश्य मेरी अनुपस्थिति में इस लड़की ने कोई अनुचित व्यवहार कर दिया होगा। राजा साहब जरूर नाराज हैं, नहीं तो तिन्नी समेत लाए जाने का कारण ही क्या हो सकता है। मोहल्ले वाले सभी चौधरी को सीख देने आए। अपनी अपनी समझ के अनुसार सभी ने कुछ न कुछ समझाया। तिन्नी का हृदय कुछ और ही बोल रहा था। तिन्नी पिता के पास मोटर में बैठने ही वाली थी कि मनोहर ने आकर धीरे से कहा, तिन्नी, कहीं राजकुमार ने तुम्हें अपनी रानी बनाने के लिए तो नहीं बुलाया है? कुछ तुम मुझे अपनी रानी बनाते थे, कुछ राजकुमार बनाएंगे। तिन्नी, तुम सदा ही मेरे हृदय की रानी हो और रहोगी। आज ऐसी बातें क्यों करती हो? सो कैसे? बिना विवाह हुए मैं तुम्हारे हृदय की रानी कैसे बन सकती हूँ? तिन्नी ने रुखाई से कहा। तिन्नी, रानी बनने के लिए विवाह थोड़े जरूरी है। जिसे हम प्यार करें वही हमारी रानी। तिन्नी का चेहरा तमतमा गया। बोली, धत, मैं ऐसी रानी नहीं बनना चाहती। ऐसी रानी से तो मैं मछुए की बेटी ही भली। और मनोहर के उत्तर की प्रतीक्षा न करके पिता के पास जाकर मोटर में बैठ गई। मोटर स्टार्ट हो गई। जब यह लोग रियासत में राजा साहब के महल के सामने पहुँचे तब कुछ अंधेरा हो चला था। इनके पहुँचने की सूचना राजा साहब को दी गई। चौधरी पुत्री समेत महल के सूने कमरे में बुलाए गए। कमरे में राजा साहब और कृष्णदेव को छोड़कर कोई न था। डर के मारे चौधरी की हालत खराब हो रही थी, किंतु तिन्नी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। पिता पुत्री का उचित सम्मान करने के पश्चात राजा ने कहा, चौधरी, हमने तुम्हें किस लिए बुलाया है, क्या तुम्हें पता है? चौधरी भय से कांप उठे, हाथ जोड़कर बोले, मैं तो महाराज का गुलाम हूँ। राजा साहब बात को बीच में काटते हुए बोले, हम तुम्हारी इस कन्या को राजकुमार के लिए चाहते हैं। तिन्नी ओठों के भीतर मुस्कुराई और चौधरी आश्चर्यचकित हो गए। एक बार राजा साहब की ओर और फिर तिन्नी की ओर देखा। सहसा चौधरी को इस बात पर विश्वास न हुआ। कहाँ मैं एक साधारण मछुआ और कहाँ वे राजा। हमारे बीच भी कभी रिश्तेदारी हो सकती है? फिर न जाने क्या सोचकर
भय विह्वल हो चौधरी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह मेरी कन्या नहीं है। राजा साहब चौंक उठे। आश्चर्य से उन्होंने चौधरी से पूछा, फिर यह किसकी लड़की है? हाथ जोड़े जोड़े चौधरी बोले, महाराज, 15 साल पहले की बात है। नदी में बहुत बाढ़ आई थी। उसी बाढ़ में मेरे बुढ़ापे की लकड़ी यह कन्या मुझे मिली थी। यह एक घाट पर बहती हुई आई थी और इसके गले में एक छोटी सी सोने की ताबीज़ थी। ताबीज़ का नाम सुनते ही राजा साहब को ताबीज़ देखने की उत्सुकता हुई। उनके मस्तिष्क में किसी ताबीज़ की धुंधली स्मृति छा गई। पिता के आदेश से तिन्नी गले से ताबीज़ निकालने के लिए धागे की गांठ खोलने लगी। मछुए ने फिर कहना शुरू किया, महाराज, इस ताबीज़ का भी बड़ा किस्सा है। एक बार ताबीज़ का धागा टूट गया। कई दिनों तक याद न रहने के कारण यह ताबीज़ इसे न पहनाई जा सकी। बस महाराज, यह तो इतनी ज़्यादा बीमार पड़ी कि मरने जीने की नौबत आ गई और फिर ताबीज़ पहनाते ही बिना दवा दारू के ठीक हो गई। तब से ताबीज़ आज तक इसके गले में पड़ी है। राजा साहब को स्मरण हो आया कि 15 साल पहले उनकी लड़की भी टेंट के अंदर से बाढ़ में बह गई थी, जिसके गले में उन्होंने भी एक ज्योतिषी के आदेशानुसार ताबीज़ पहनाई थी। उन्होंने एक बार कृष्णदेव को और एक बार तिन्नी को देखा। उन्हें उनके मुख में भी समानता दिखाई दी। तब तक तिन्नी ने गले से ताबीज़ निकाल कर राजा साहब के सामने कर दिया। राजकुमार का हृदय बड़े वेग से धड़क रहा था। ताबीज़ को हाथ में लेते ही राजा साहब ने मेरी कांति यह कहते हुए तिन्नी को छाती से लगा लिया। यह वही ताबीज़ थी जिसे ज्योतिषी के आदेश से राजा साहब ने पुत्री के गले में पहनाया था। पिता, पुत्री और भाई बहन का यह अपूर्व सम्मिलन था। सबकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। अब महल के पास चौधरी के रहने के लिए पक्का मकान बन गया है। चौधरी अपनी स्त्री समेत वहीं रहते हैं। अब उन्हें नाव नहीं चलानी पड़ती। रियासत की ओर से उनकी जीविका के लिए अच्छी सी रकम बांध दी गई है। राजमहल में रहती हुई भी कांति चौधरी के घर आकर तिन्नी हो जाती है। अब भी वह चौधरी के साथ उनकी थाली में बैठकर चौधराइन के हाथ की मोटी मोटी रोटियां खा जाती है। तिन्नी को बहन के रूप में पाकर कृष्णदेव को कम प्रसन्नता न थी। वे तिन्नी का साथ चाहते थे, चाहे वह पत्नी के रूप में हो या बहन के। धन्यवाद।